कौन थी? जनरल रानी पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत पावरफुल, बहुत अहम और बहुत ताकतवर एक ऐसा किरदार थी कि जिसका पाकिस्तान पे सिक्का चलता था, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जनरल याहिया ख़ान के दौर में याहिया ख़ान की जो सबसे करीबी दोस्त और सबसे करीबी, आप कह लीजिए कि एक ऐसा शख्स, एक ऐसी शख्सियत जो कि सब कुछ जानती थी, वो जनरल रानी थी। उनका असली नाम अक़लीम अख्तर रानी था, लेकिन जनरल याहिया की इंतहाई करीबी दोस्त होने की वजह से उनको जनरल रानी कहा जाता था। यानी ये जो जनरल था उनके साथ नाम के साथ इस वजह से लगा था कि जिस तरीके से याहिया ख़ान का ऑर्डर चलता था, इसी तरीके से जनरल रानी का ऑर्डर भी चलता था, तो यही वजह थी कि उनको भी जनरल कहा जाता था। फॉल ऑफ ढाका यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान जब अलहदा हुआ, बांग्लादेश जब बना, तो उस पर बनने वाली हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में भी इस करैक्टर का जिक्र है, यानी कि जनरल रानी का जिक्र है। और हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में जब फैक्ट्स इकट्ठे किए जा रहे थे उस रिपोर्ट के हवाले से कि क्या हुआ, किसका क्या रोल रहा, किसने क्या किया, ये सब कुछ क्यों हुआ, इतना बड़ा सानिया क्यों हुआ, तो उस वक्त जिन लोगों से इन्वेस्टिगेशन की गई थी उसमें जनरल रानी भी थी, क्योंकि वो सबसे क्लोज समझी जाती थी याहिया ख़ान की, और उन्हीं के दौर में ऐसा हुआ था, लिहाजा उनसे एक भरपूर इन्वेस्टिगेशन की गई थी। जनरल रानी को बुला के कहा जाता है कि सैकड़ों सवाल किए गए थे, और सिर्फ जनरल रानी से ही नहीं बल्कि उनके साथ उनकी बहुत सी दोस्त, बहुत सी सहेलियां भी ऐसी थी जिनका बहुत करीबी ताल्लुक़ था याहिया ख़ान से, उनसे भी इंटरव्यूज़ किए गए थे। जनरल रानी एक बहुत दिलचस्प वाक़या उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया। उन्होंने कहा कि एक रात को आगा जानी, जो कि वो याहिया ख़ान को ये कह के पुकारती थी कि याहिया ख़ान उनसे मिलने के लिए आए और वो बड़े बेचैन नज़र आ रहे थे, और उन्होंने आकर उनसे सवाल किया कि तुम्हें नूरजहाँ की फ़िल्म का एक गाना चीची दा छल्ला याद है? तो जनरल रानी मुस्कुराने लगी और उन्होंने कहा कि आप तो जानते हैं कि मेरे पास इतना टाइम कहाँ होता है कि मुझे इस तरह की चीज़ें सुनने का वक्त मिले, मेरे पास तो इतना वक्त नहीं होता। तो उसी वक्त उन्होंने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को फ़ोन किया और कहा कि इस गाने की कॉपी फ़ौरन मेरे सामने लाई जाए। अब उस वक्त रात के 2 बज चुके थे और तमाम मार्केट्स बंद हो चुकी थी, बाज़ार भी ज़ाहिर है कि बंद हो चुके थे, तो 1 घंटे के अंदर अंदर लाना बहुत मुश्किल। लेकिन इसके बावजूद उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने ऑडियो एल्बम की दुकान खुलवाई, और दुकान खुलवाने के बाद उस गाने की कॉपी हासिल की और उसके बाद लाकर उनको दी। उसके बाद उन्होंने बड़े आराम से बैठकर वहाँ पर वो गाना सुना, और जनरल रानी ने कहा कि नूरजहाँ को कॉल करके बताया गया कि ये उनका गाना इस वक्त सुन रहे हैं। गो के नूरजहाँ, मैडम नूरजहाँ जो हैं वो बहुत बड़ा किरदार हैं वो भी, और वो भी उस वक्त जो हैं बहुत ही करीबी साथी समझी जाती थी याहिया ख़ान की। फॉर्मर MNA डॉक्टर फ़रीद अहमद पराचा की ऑटोबायोग्राफ़ी है उम्र रवां। उसमें फ़रीद पराचा साहब ने जनरल रानी के हवाले से बहुत सी बातें लिखी हैं। मसलन वो ये लिखते हैं कि जब वो जेल में थे तो उनके साथ वाली जो जेल थी वो वहाँ पर फ़ीमेल प्रिजनर्स रखी जाती थी, और वो बिल्कुल साथ साथ थी दोनों जेलें। तो उन्होंने कहा कि जब वो जेल में थे तो वो अक्सर औकात, ये भुट्टो का दौर था, और वो अक्सर औकात जनरल रानी को जो है वो बुला लिया करते थे उनसे बातें करने के लिए। इसकी वजह ये कि वो ये जानना चाहते थे कि ये जो फॉल ऑफ ढाका हुआ है, ये जो बांग्लादेश बना है, इसमें ये सब कुछ होने में किसका, जो याहिया ख़ान है उनका क्या रोल है, वो उनसे ये उगलवाना चाहते थे, निकलवाना चाहते थे। तो वो कहते हैं कि वो अक्सर आकर उनके पास बैठ के बातें करती रहती थी, और वो कहते, ये भी उन्होंने लिखा है कि उनको ये भी शक था कि हो सकता है कि उनके और उनके बीच की जो गुफ्तगू है वो भी टेप की जा रही हो, रिकॉर्डिंग हो रही है उसकी। इसकी वजह ये कि आप जानते हैं कि जब पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ जेल में होती हैं और इतनी ख़ास शख्सियत जिनका इतने ऐसे लोगों से ताल्लुक़ रहा हो, तो फिर उनकी रिकॉर्डिंग जो एजेंसीज़ हैं वो टेप भी कर लिया करती हैं। तो कहते हैं कि वो उनको शक रहता था कि हो सकता है उनकी गुफ्तगू टेप हो रही हो, लेकिन फिर भी उनको दिलचस्पी इतनी थी कि वो उनसे ऐसी गुफ्तगू जारी रखी उन्होंने। और उन्होंने गुफ्तगू के दौरान एक दफ़ा ये बताया कि उनके पास याहिया ख़ान और भुट्टो के दरमियान बातचीत की एक ऐसी कैसेट मौजूद है, एक ऐसी रिकॉर्डिंग मौजूद है कि अगर उसको सुना जाए तो ये साबित होता है, जिससे वो ये साबित कर सकती हैं कि दरअसल बांग्लादेश जो बना और जो सकूत मशरक़ी पाकिस्तान हुआ उसमें उसका ज़िम्मेदार याहिया ख़ान नहीं बल्कि भुट्टो हैं। ना तो शेख मुजीबुर रहमान है, ना याहिया ख़ान, बल्कि भुट्टो हैं। लेकिन उसके साथ ही वो ये भी कहा करती थी कि उनको बहुत गुस्सा है कि भुट्टो ने उनको अरेस्ट किया है, और वो इस पर बहुत ज़्यादा शिकायत और गिला किया करती थी। तो फ़रीद पराचा साहब ने उनको ये कहा कि आप ऐसा कीजिए कि वो कैसेट आपके पास मौजूद है, तो हम ऐसा करेंगे जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में तमाम स्टूडेंट्स को बुलाऊँगा और मैं एक ऐसी बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाऊँगा
दूंगा जिसमें आप वो कैसेट चला दीजिएगा और सबको वो बातें सुनवा दीजिएगा। उन्होंने उनसे ये प्रॉमिस कर लिया और अपनी बेटी का नंबर भी दे दिया उनको। उन्होंने कहा कि रिहाई के बाद जब हम यहाँ से जाएंगे तो यकीनन हम ये करेंगे और मैं बिल्कुल आप जो बात करें मैं आपके साथ मिलकर ही करूँगी। लेकिन उसके बाद कहते हैं कि मुस्तफ़ा खर के ज़रिए हुकूमत के साथ उनके मामला तय हो गए और वो उन्होंने अपना वादा कभी भी पूरा नहीं किया। ये तो बताया है फरीद पराजा ने अपनी किताब में, लेकिन इसका जो जिक्र है वो हामिद मीर ने अपने एक कॉलम में, हालिया भी उन्होंने कॉलम लिखा है, उसमें उन्होंने ये सारी कहानी जो है वो लिखी है, इसका जिक्र किया उनकी किताब के हवाले से। जनरल रानी के बकौल याहिया खान बहुत पहले से इक़्तिदार पर कब्ज़े का मंसूबा बना चुके थे। याहिया खान ने इक़्तिदार पर कब्ज़े का मंसूबा बना लिया था। वो फ़ौज के तकरीबन हर अहम आदमी को जानती थी और जर्नैलों की ज़िंदगी के हवाले से जो बहुत सी स्टोरीज़ कहानी अगर होती थी वो भी उनको मालूम थी। बल्कि ना सिर्फ जर्नैल, उस वक्त के ब्यूरोक्रेट्स, उस वक्त के पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े बड़े जो किरदार होते थे, जो उस वक्त लोग थे जिनका ताल्लुक़ सियासत से था और हुकूमत से था, जो इक़्तिदार में थे, उन सब की कहानियों के बारे में, उन सब के सीक्रेट्स, राज जो थे वो जनरल रानी के पास हुआ करते थे। एक बार जो है उन्होंने कहा कि वो कराची में थी और उस वक्त जो है शाह ईरान पाकिस्तान आए हुए थे और वो दिन था कि जब शाह ईरान ने वापस जाना था, ईरान रवाना होना था। तो वो काफ़ी देर इंतज़ार कर रहे थे और ख़ासी देर हो गई, उनका ये कहना था। और उसकी वजह ये थी कि याहिया खान गवर्नर हाउस में अपने कमरे से बाहर ही नहीं आ रहे थे। और ये पहली मर्तबा नहीं होता, इस तरह की और भी बहुत सारी कहानियाँ जो हैं जनरल याहिया खान के हवाले से मशहूर हैं कि वो अक्सर औक़ात जो है उनको बहुत देर हो जाया करती थी और कभी बाज़ औक़ात वो होश में भी नहीं होते थे जब वो आते थे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो इस जो वाक़या इसके हवाले से ख़ास तौर पर वे कह रही हैं कि क्योंकि शाह ईरान ने को सी ऑफ करना था और ये बहुत अहम मसला था और उनके प्रोटोकॉल का मामला था और देर हो रही थी और मामला इतना संगीन हो गया, इतना बड़ा बन गया कि कोई भी जो है वो याहिया खान के बेडरूम में जाकर उनको बाहर लाने की जुर्रत नहीं कर रहा था। तो उस वक्त आखिरकार मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल इसहाक ने जनरल रानी से ये रिक्वेस्ट की कि वो अंदर जाएं और सदर को बाहर लाएं। और फिर ऐसा ही हुआ कि जनरल रानी जो हैं वो अंदर गईं और उनको फिर जनरल याहिया खान को उन्होंने तैयार किया और वो उनको बाहर लेकर आईं और इस तरीके से शाह ईरान को सी ऑफ किया गया और वो वापस अपने मुल्क रवाना हुए। हमूदुर रहमान कमीशन के बारे में हम फिर किसी दिन तफसील से बात करेंगे कि उसमें क्या रिपोर्ट थी, क्या क्या लिखा गया। लेकिन जब उनसे इस कमीशन में इन्वेस्टिगेशन की गई तो जनरल रानी ने एक और वाक़या बताया। उन्होंने कहा कि एक दिन वो जनरल याहिया खान के साथ मौजूद थी तो शेख मुजीबुर रहमान उनसे मिलने के लिए आए। तो शेख मुजीबुर रहमान जब उनसे मिलने के बाद चले गए तो जनरल रानी ने याहिया खान को कहा कि इस शख्स को मिलने से अयूब खान नाराज़ हो सकते हैं, यानी ये आपसे मिलने के लिए आए हैं तो अयूब खान इस वजह से आपसे नाराज़ हो जाएंगे। तो याहिया खान ने जो उनको जवाब दिया वो बहुत तारीख़ी जवाब है और बहुत सुनने के लायक है। याहिया खान ने उन्हें कहा कि फ़िक्र ना करो, अयूब खान ख़त्म हो चुका, अब तुम हुकूमत करोगी, लेकिन किसी से जिक्र ना करना, ये एक खुफिया मामला है। जनरल रानी ने ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये वाला वाक़या बताया था। भुट्टो दौर में जनरल रानी ने अपने जो वो रहती थी वो कहा जाता है कि इंटरकॉन्टिनेंटल में रहा करती थी, लेकिन उसी दौरान उनको गिरफ़्तार करने का फ़ैसला कर लिया गया। जब उन्हें ये मालूम हुआ तो पूरे पाकिस्तान में कोई जगह नहीं थी कि जहाँ पर जाकर वो छुप सकें। इसकी वजह यह है कि उस वक्त जबकि हुकूमत उनके ख़िलाफ़ हो चुकी थी भुट्टो दौर में और उनको अरेस्ट करने के लिए छापे मारे जा रहे थे, तो जनरल रानी से मिलने के लिए जो लोग आया करते थे और घंटों 1 मिनट का टाइम लेने के लिए इंतज़ार किया करते थे, अब वो कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। तो वो जानती थी कि सिर्फ एक ही शख्स है कि जो इस वक्त उनको पनाह दे सकता है और वो लाहौर के एक बहुत बड़े सहाफ़ी थे, जर्नलिस्ट थे। उन्होंने उनको फ़ोन किया उनके घर, जो कि उनकी सहाफ़ी की बेगम ने उठाया और उन्होंने कहा कि वो तो इस वक्त सो रहे हैं और वो बहुत बुरा मनाते हैं इस चीज़ का अगर उनको सोने के दौरान डिस्टर्ब किया जाए। जनरल रानी ने दोबारा फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त बहुत ही मुश्किल में और मुझे पनाह चाहिए और मैं रहना चाहती हूँ और उनसे कहिए कि मुझे एक दिन के लिए जो अपने पास रख लीजिए। बहरहाल हुआ ये कि वो उनके घर पहुँची और वो जो सहाफ़ी हैं उनका नाम था आगा शोरश काश्मीरी। आगा शोरश काश्मीरी लाहौर और पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम है जर्नलिज़म में। आगा शोरश काश्मीरी के घर पहुंचकर जनरल रानी ने कहा कि मैं एक बहुत ही मजलूम औरत हूं और इस वक्त मुझे पनाह चाहिए। आगा शोरश काश्मीरी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप जिस सिचुएशन में इसमें मैं भी मुश्किल में फंस जाऊंगा तो मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन जब उन्होंने ये कहा तो जनरल रानी अपने साथ एक बहुत बड़ी तस्वीरों की एल्बम लेकर आई थी, पिक्चर्स की। वो एल्बम उन्होंने आगा शोरश काश्मीरी को दी और उनको दिखाया खोल के कि देखिए इसमें उस वक्त के बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, जर्नल्स, ब्यूरोक्रेट्स, उनकी और बहुत सारी ख़वातीन की पिक्चर्स थी जो कि इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। उन्होंने आगा शोरश काश्मीरी को कहा कि ये एल्बम मैं आपको देती हूँ और आप
इसकी वजह से देखिए कितना बड़ा मैं आपको एक चीज़ दे रही हूँ, तो आप मुझे अपने घर में रहने दीजिए। आगा शोरश काश्मीरी ने उनको एक रात अपने घर रहने दिया और उनको जगह वो दी जो कि उनके घर के बाहर जहाँ पर जानवर बंधे होते थे, भैंसें और गाय और इस तरह, वहाँ पर उनको रहने के लिए जगह दी। अगले दिन जो है वो जब सुबह उठी और उन्होंने वहाँ से निकलने का प्लान बनाया, तो आगा शोरश काश्मीरी ने उनके सामने वो तस्वीरों वाली एल्बम उसको आग लगा दी, तमाम तस्वीर जला दी और जनरल रानी को ये कहा कि जो लोग इक़्तिदार से चले जाएं और उसके बाद उनका जो है वो कोई ऐसा ताल्लुक़ ना हो सियासत से या इक़्तिदार से, और उनके साथ आपका ताल्लुक़ भी रहा हो, तो उसके बाद उनके चले जाने के बाद इस तरह का काम करना ये ज़ेब नहीं देता, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आगे आप तो अगली हुकूमत में भी शामिल हो जाएंगी और हम ये काम नहीं कर सकते। तो उन्होंने इस काम को अच्छा नहीं समझा और वो तमाम तस्वीर जला डाली। हालांकि आप जानते हैं कि एक जर्नलिस्ट के लिए, एक सहाफ़ी के लिए, अगर आज का कोई सहाफ़ी, आज का कोई जर्नलिस्ट हो, तो आप सोचिए कि वो उससे कितना फ़ायदा उठाएगा, क्या कुछ करेगा। जो भी सहाफ़ी हो, मेरा ख्याल है कि वो इस बारे में कोई इतना ज़्यादा अखलाकियात आज के, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी शख्स में होगा कि जो वो ये कहे कि नहीं, ये मेरे असूल का मामला है, मेरे ये जो है ये इसकी अखलाकियात की ख़िलाफ़ वर्जी है और मैं ऐसा नहीं करूँगा, और तमाम तस्वीर को आग लगा दे। लेकिन उसके बाद भुट्टो हुकूमत से जनरल रानी की डील हो गई और वो अंडरग्राउंड चली गई। गो के हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में बहुत से ऐसे सवालात उठे जो कि याह्या खान से किए गए, लेकिन इसके बावजूद याह्या खान एक बहुत खुशहाल और ज़बरदस्त ज़िंदगी उन्होंने बसर की। उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं आया, उनके ऊपर कोई उनको सज़ा के बारे में नहीं सोचा गया, बल्कि वो कराची हार्ले स्ट्रीट पर मौजूद अपने उसी घर में क़याम पज़ीर रहे जो कि कहा जाता है कि मुबैना तौर पर स्टैंडर्ड बैंक के फ़ंड से तामीर किया गया था। और उनको बतौर साबिक़ सदर, फॉर्मर प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ़ के तौर पर पेंशन और इसके हवाले से जितनी भी जो है दिया जाता है वो सब कुछ देकर उन्हें बाकायदा जो एक सरकारी प्रोटोकॉल होता है उस तरीके से उनको अलविदा कहा गया। उन्होंने 10 अगस्त 1980 को वफ़ात पाई और उनको अपने पूरे मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ दफन किया गया। जनरल रानी के किरदार और कहानी के हवाले से अगर मैं ये कहूँ कि मैंने आपको अभी सिर्फ 10% बताया है तो शायद ठीक हो, क्योंकि घंटों इस पे बात की जा सकती है। लेकिन मैंने जो मुख्तसर आपको ज़िक्र किया उसमें एक अहम पॉइंट आपको बताती चलूँ कि कहा जाता है कि जनरल रानी की बेटी का ज़िक्र भारतीय पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह की बायोग्राफ़ी द पीपल्स महाराजा में भी आया है। बल्कि जो महाराजा हैं अमरिंदर सिंह जो हैं, उन्होंने अपनी किताब में पूरा एक चैप्टर शायद उनके ऊपर लिखा है। इसकी वजह यह है कि वो अमरिंदर सिंह की बहुत ही गहरी दोस्त कही जाती हैं और अक्सर वहाँ पर रहती भी हैं जाके। तो ये भी एक नुक्ता था, क्योंकि इसके बारे में भारत और पाकिस्तान में बहुत बात की जाती है, तो मैंने सोचा कि ये भी बता दूं। लेकिन एक बात यहाँ पर सोचने की कि बहुत से बेशुमार नैरेटिव्स जो हैं इस हवाले से बयान किए गए, लेकिन हमारे ये जो सोसाइटी है इसमें सोचने का एक अपना अंदाज़ है, ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पर। जनरल रानी के हवाले से जो कुछ भी लिखा गया उसमें बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा तासुब भी इस्तेमाल, तो वाकई वो एक बहुत बड़ा किरदार थी। लेकिन हम ख़ातून के करैक्टर को एक ख़ास नज़र से जोड़ देते हैं। किसी भी करैक्टर को और तारीख़ के किसी भी किरदार को एक न्यूट्रल वे में देखना चाहिए। ये अलग बात है कि उन किरदारों की वजह से किसी मुल्क या हिस्ट्री पर क्या हालात असरअंदाज होते हैं, लेकिन किसी को एक जब आप मर्द और औरत के खाने में तकसीम कर देते हैं और उस तरह उसको देखते हैं तो गलत नज़र है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इस तरीके से सोचे। हो सकता है कि बहुत से लोग इसके बारे में कोई काउंटर आर्गूमेंट पेश कर दें और कहें कि नहीं आप गलत कह रही हैं, ये इस तरह है और वो ऐसी थी और वगैरह वगैरह, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। एनीवेज़, दोबारा आपसे बात होगी। अभी तक के लिए इतना ही।